वेलकम टू जीनियस मेंटर्स, इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज जो हमने शुरू की हुई है, जो बेसिकली हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जहाँ तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में हम कहाँ तक कवर कर चुके हैं ये सब आप जानते ही हैं। जहाँ पे हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, पार्ट 2 कवर कर चुके हैं, पार्ट 3 कवर कर चुके हैं, यहाँ तक कि पार्ट 4 भी कवर कर चुके हैं। और उसी के आगे पार्ट 4 के आगे हम चलते हैं। और यहाँ तक अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 किससे डील करता है, तो पार्ट 1 आप सभी बता देंगे, अब तक तो सबको याद हो गया होगा। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेके 4 तक डील करता है। क्या है वो? पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पहला पार्ट था, आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 किस चीज से डील करता है, तो पार्ट 2 सब बता देंगे कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक होता है, और ये हमारा सिटीजनशिप से डील करता है। पार्ट 3 किससे डील करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्ट 3 किससे डील करता है, तो पार्ट 3 हमारा कितना है, 12 से लेके 35, 12 to 35 क्या आते हैं इसमें? आप सब चिल्ला चिल्ला के बोल चुके होंगे अभी तक तो कि इसके अंदर फंडामेंटल राइट आते हैं। और वहीं पे अगर हम पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 किससे डील करता है, तो मैंने बताया था आर्टिकल 36 से लेके 51 हमारे डीपीएसपी से डील करता है। और इन सबको हमने बहुत डिटेल में कवर किया, एक एक चीज इसमें समझने की कोशिश की, ताकि यहाँ से तो आपका नंबर नहीं कटने वाला। अब उससे आगे चलते हैं, और उसके आगे अगर हम देखें तो अगला पार्ट कौन सा आएगा पार्ट 4 के बाद, तो आप सभी कह रहे होंगे पार्ट 5, लेकिन नहीं, इसके बाद आएगा पार्ट 4A। कौन सा आएगा? पार्ट 4A। तो ये ए कैपिटल है कि स्मॉल है? कैपिटल है कि स्मॉल है? तो आप सब कहेंगे कैपिटल लिखा है। तो क्या बताया था कैपिटल का मतलब, कि जहाँ पे भी आपको पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से कैपिटल लेटर दिखाई दे, इसका मतलब है कि वो किसी न किसी अमेंडमेंट के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या है? अमेंडमेंट से आया है। उस अमेंडमेंट को अभी हम पढ़ेंगे। कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51A। 51 तक तो हमने यहाँ पढ़ लिया, तो 51A। ए कैपिटल है स्मॉल है? कैपिटल है। यानी कि जब ये अमेंडमेंट हुआ तो पूरा पार्ट इंसर्ट हुआ, तो उस पूरे पार्ट में सिर्फ एक ही आर्टिकल, आर्टिकल 51A। और ये किससे डील करता है? ये डील करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आ गया? पार्ट 4A और आर्टिकल 51A। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रहेंगी, तो आशा करता हूँ कि ये तो याद रहेगा ही रहेगा आपको। और उसके बाद इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो फीचर्स में से बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे सबसे पहला ये कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि लिया कहाँ से गया है। तो अगर आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, तो डेमोक्रेसी में आपको कहीं नहीं दिखाई देती। बहुत कम ऐसे देश होंगे जो डेमोक्रेटिक देश हैं और उन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी लिखा है। ये आपको सोशलिस्ट कंट्री से ही मिल सकती है। तो सोशलिस्ट कंट्री में अगर हम देखें तो ये यूएसएसआर में उनके लोगों को उनकी ड्यूटी बताई गई और वहीं से हमने कॉपी किया है। तो यूएसएसआर से हमने ली हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या शुरू से ही थी कॉन्स्टिट्यूशन में? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कैपिटल ए का मतलब होता है अमेंडमेंट। तो ये किसी अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट की गई है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। और ये रिकमेंड की है, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आई है तो इनको रिकमेंड किसने किया है, तो आपको पता लगेगा कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी ने बोला कि लोग जो है राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं उनकी ड्यूटीज क्या हैं। तो उनकी ड्यूटी बताने के लिए इन्होंने कमेटी सेटअप की, और उस कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या नाम है? स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह जी को भेजा कि आप जाओ बताओ कौन कौन सी ड्यूटी हमें रखनी चाहिए लोगों के लिए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी रखी थी इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में। कौन सी कमेटी है? स्वर्ण सिंह कमेटी। और इस कमेटी ने रिकमेंड की फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी? इसने टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की। कौन सी की? कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि डीपी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किसकी रिकमेंडेशन पे आई हैं, तो रिकमेंडेशन है स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब इसने रिकमेंड कर दिया, उसके बाद हम लेके आए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था? 1976। और इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दी। कितनी डाली हैं? इसने कितनी रिकमेंड की थी? 8। हमने कितनी डाली? 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाली। कौन सी हैं अभी देखते हैं। लेकिन क्या आज के टाइम पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या 10 देंगे? नहीं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बता चुके होंगे हमारी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है।
तो ये 10 ही है, एक कहाँ है? तो आपको पता लगेगा कि एक ड्यूटी कब आई थी, जब हमने हमारा आर्टिकल 21A इंसर्ट किया था। कौन सा था 21A? फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। एग्जैक्टली, राइट टू एजुकेशन ने 3 जगह चेंज किया था। डीपीएसपी में चेंज किया, डीपीएसपी में चेंज किया, जहां पे हमने क्या था, वहां पे पहले क्या लिखा हुआ था, 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देनी है। अब वहां क्या लिख दिया है, 6 साल से छोटे बच्चों को केयर करनी है, उनकी केयर का ख्याल रखना है। फंडामेंटल राइट में हमने क्या जोड़ा कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देनी है, और वही चीज यहाँ पे हमने फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिख दी उसी अमेंडमेंट में। और वो कौन सा अमेंडमेंट था? 86th अमेंडमेंट था। ये कब हुआ था? 2002 में। और यहाँ पे हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी और टोटल हो गई 11। और उस फंडामेंटल ड्यूटी में क्या लिख दिया कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे, उन्हें पढ़ाई लिखाए। क्लियर है? तो ये राइट में भी दे दिया और ड्यूटी में भी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, आज के टाइम पे हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, जो इनिशियली अगर हम देखें 10 थी, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। क्लियर है? इतनी चीजें किसने रिकमेंड की? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। और यहाँ पे ये क्या है बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी, तो इसको बोला गया दीज आर रिमाइंडर्स टू द सिटीजन, कि ये सिटीजन्स के लिए रिमाइंडर है कि तुम्हारी कुछ ड्यूटी है, तुम्हारे कर्तव्य हैं देश के प्रति। तो ये रिमाइंडर्स की तरह काम करते हैं। और दीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। तो कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली। क्या जस्टिसेबल है? नहीं। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मान रहे हो तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आपके ऊपर मैंडेमस लग जाएगा। मैंडेमस क्या था? रिट क्या थी? वी कमांड, कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करो, है ना। तो यहाँ मैंडेमस लगाने कोई नहीं आ रहा अगर आप ये ड्यूटी नहीं करते हो तो। ठीक है, तो कोई कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर जस्टिफाई करने का नहीं आएगा, कोई कोर्ट केस वेस नहीं होगा। लेकिन कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जिनके लिए लॉ बने हुए हैं, जो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये तो आ गई 10 फंडामेंटल ड्यूटी आ गई, 11वीं आ गई। उसके बाद उसमें एक और कमेटी बैठाई गई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी। और जस्टिस वर्मा कमेटी से भी बोला गया था क्या कुछ और ड्यूटीज भी होनी चाहिए जो हमें इंसर्ट करनी है। तो इस बात पे हम दोबारा आएंगे, पहले हम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं हमारी कौन कौन सी। तो ये हमारी ड्यूटीज हैं। सबसे पहली, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का, इनका रिस्पेक्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। पहली ड्यूटी है। मैंडेटरी है या नहीं है? तो आप कहोगे कि हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था कि अगर इनका अपमान करते हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो आपके ऊपर केस किया जा सकता है। अब नेशनल फ्लैग का अपमान नहीं कर सकते, नेशनल फ्लैग का अपमान नहीं कर सकते, तो फ्लैग कोड है 2002 का, आपके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये नॉन जस्टिसेबल है तो आप इनको ऐसे हल्के में ले लोगे। तो इसमें से जो करने लायक है वो करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। उसके बाद सेकंड अगर हम देखें तो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें वो सारे आइडियल्स फॉलो करने हैं जिसको हमारे जो फ्रीडम हम कहेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगलर थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन आइडियाज़ को लेके वो फ्रीडम फाइटर चलते थे, हमें भी वो आइडियाज़ अपने में बनाने हैं। जैसे नेशनलिज्म, यूनिटी, इंटीग्रिटी, तो ये सारे आइडियाज़ हमारे अंडर भी होने चाहिए कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, डिफेंड करना है देश को। ये सारे आइडियाज़ हमारे अंडर भी होने चाहिए, तो उन्हीं को हमें फॉलो भी करना है। तो ये हमें बोला ड्यूटी कि ये आपके पास आइडिया होने चाहिए। सेकंड, अगर हम थर्ड देखें, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि हमें प्रोटेक्ट करना है और अपहोल्ड रखना है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसको तोड़ोगे तो क्या जेल नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है ना, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि ये नॉन जस्टिसेबल लिख दिया तो आप आराम से बैठ जाओ, बोले कोई दिक्कत नहीं, टूटने दो, इसका मतलब हम नहीं प्रोटेक्ट कर रहे सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। आपको हर एक राइट में अगर आपने देखा हो तो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन में ये रेस्ट्रिक्शन था कि आपको इसे नहीं तोड़ना है, अगर इसे तोड़ोगे तो केस हो सकता है। क्लियर है? अगला है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो।
कंट्री को डिफेंड करना है, और नेशनल सर्विस के लिए जब आपको बुलाया जाए तब आपको आना भी है। कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? फोर्स लेबर कहीं पढ़ा था फंडामेंटल राइट में कि फोर्स लेबर में स्टेट को भी बोला हुआ है कि स्टेट अगर चाहे तो आपको नेशनल सर्विस के लिए बुला सकता है, तो वही ड्यूटी में भी डाल दिया। देन उसके बाद टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड अमंगस्ट all the people of India, transcending religious, linguistic and religion or sectional diversions, to renounce practices derogatory to the dignity of the woman। क्या करना है? ब्रदरहुड बना के रखना है, और ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है जो कि वुमेन की हम कहें डिग्निटी के लिए डेरोगेटरी हो, वुमेन की डिग्निटी पे आँच जिससे आए, तो ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऐसी कोई काम नहीं करना है। और दूसरा, हमें अपने स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को बनाए रखना है, हार्मनी बनानी है, ठीक है, मेल जोल बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पता लगी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारी आई। और उसके बाद क्या बोला? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसे प्रिजर्व करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू को बनाए रखना है। तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। देन उसके बाद अगर हम देखें तो टू प्रोटेक्ट एंड टू इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। क्या हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना आसपास के? तो क्या आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाओगे तो पुलिस आपके ऊपर केस नहीं कर सकती? तो इसके लिए एक्ट भी बने हुए हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो यहाँ पे ड्यूटी भी है और आपको बचाना भी है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन जस्टिसेबल है तो आप आराम से बैठोगे। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे नॉन जस्टिसेबल हैं कि आप इसको क्लेम करके नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए एक्ट भी बने हुए हैं, ठीक है, और ये आपकी ड्यूटी है। यहाँ पे आपको क्या बोला है? रिमाइंडर है, ये आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपकी ड्यूटी है, आपको ये करना है, इसीलिए इनको रिमाइंडर बोला जाता है। तो ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अभी भी इसने क्या बोला कि आपको ऐसा ऑर्थोडॉक्सी टाइप में, इस टाइप से नहीं चलना, अंधविश्वास पे नहीं चलना है, अपना साइंटिफिक टेम्पर हमें बढ़ाना है कि जब भी हम कुछ काम करें तो रैशनल कुछ होना चाहिए, कुछ दिमाग से सोच के हम कुछ काम करें, अंधविश्वास के भरोसे नहीं पड़े रहना है। तो वो हमें क्या बोला? यहाँ बोला है साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने के लिए। देन उसके बाद टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफगार्ड रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ्टी। इसीलिए कई जगह लिखा होता है ना कि ये आपका स्टेशन, आपका खुद का स्टेशन है, इसकी सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी है। तो यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस, उनकी सेफ्टी की ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसको आपको करना है, उसकी सेफ्टी बनाए रखनी है, यानी आपको उसका नुकसान नहीं पहुँचाना है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को। और वायलेंस के लिए कभी भी आपको तैयार नहीं रहना है कि मतलब आप खड़े रहें वायलेंस के लिए। देन उसके बाद टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडिवर एंड अचीवमेंट। यानी खुद को इतना डेवलप करना है, खुद को इतनी एक्सीलेंस की तरफ करना, लेके जाना है, और सभी लोग इस तरह से अगर खुद को एक्सीलेंस की तरफ लेके जाएंगे तो पूरा नेशन अपने आप डेवलप करेगा। तो इसीलिए इसने बोला आपको ड्यूटी दी है कि ये आपकी ड्यूटी है कि खुद को आपको आगे बढ़ाना है ताकि उससे देश आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हुआ। और उसके बाद ये हमने बाद में ऐड किया है। कब ऐड किया है? तो आपको पता होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2002 में आया था, उसने इसको ऐड किया है। तो ये हमारा 11वां है, इसको मैं स्टार मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 11th हो गया। तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। एंड गार्जियन, अगर कोई गार्जियन भी अगर बच्चों को रख रहा है तो उसको भी ये प्रोवाइड करानी है। टू हिज चाइल्ड और अ वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल में उसको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है उसको। वहाँ पे राइट दे दिया, यहाँ ड्यूटी बता दी कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी भी बनती है, ठीक है। ये हुआ। अब हमने सारी ड्यूटीज पढ़ी। अब हम वापस इसी पे आते हैं कि जस्टिस वर्मा कमेटी, इसको बोला कि और भी आप फंडामेंटल ड्यूटी लाओ, तो इसने भी बहुत सारी रिकमेंड की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ वोट आप डालते हैं, वोट डालते हैं, आपका राइट है वोट डालने का, क्या इसको भी आपकी ड्यूटी नहीं होना चाहिए? क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है वोट डालना?
तो इसने रिकमेंड किया कि राइट टू वोट भी एक ड्यूटी हो सकती है। और एग्जांपल लूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर रोड पे कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या आप उसे देख के ऐसे ही छोड़ दोगे? उसकी हेल्प करना आपकी ड्यूटी नहीं है? तो हम कहें कि टू हेल्प आपकी ड्यूटी नहीं है, तो ये भी तो आपकी ड्यूटी है। तो इसी तरह इसने 2-3 और हम कहेंगे कि बहुत सारी इस तरह की रिकमेंडेशन दी थी, हालांकि आज तक इसकी रिकमेंडेशन अभी लागू नहीं हुई है, तो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज में और नहीं आई हैं। लेकिन इस तरह की ड्यूटीज और हो सकती हैं जो बेसिकली आपकी खुद की मॉरल ड्यूटीज भी बनती हैं, जिससे आपको भागना नहीं है, आपको ड्यूटीज पूरी करते रहना है, जिसे हम एथिकल ड्यूटीज कह सकते हैं, मॉरल ड्यूटीज कह सकते हैं। तो हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है, वो हमें खुद से सोच के सारी ड्यूटीज हमें पूरी करनी है। तो ये हमारा क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर पूरा होता है यहाँ से। और इसी के बाद हम एक और चीज हम आज समझने की कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। हमारा कौन सा है पार्लियामेंट, हमारा सिस्टम कौन सा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस सिस्टम की बात की गई है कि हमारा सिस्टम कैसा होगा इंडिया का? तो इंडिया का होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मैं अगले चैप्टर पे जाने से पहले आपको एक चीज समझा देना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, क्योंकि इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन उसके बाद हम इसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर क्या हैं। अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है, तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो इसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम? ठीक है, हमने कहाँ से लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम? तो हमें पता लगेगा कि हमने ब्रिटिश को कॉपी करने की कोशिश की है, और वहाँ पे कौन सा चलता है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल। हालांकि ऑलमोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोलेंगे इसे, या इसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलेंगे, ये सब इसी के फीचर हैं। या यहाँ पे हम कहेंगे इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहती है, या फिर इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलेंगे, या इसी को हम प्राइम मिनिस्टर मॉडल भी, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोलते हैं। किस किस कंट्री में इस तरह का पार्लियामेंट्री सिस्टम? ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और इंडिया में है। याद करने के लिए शॉर्टकट लिखा ICJ, इंडिया, कनाडा, जापान, ठीक है। और ब्रिटेन से तो हमने कॉपी किया, वो तो पता रहेगा। देन उसके बाद उसके अलावा दूसरा सिस्टम, उसको कह सकते हैं नॉन रिस्पॉन्सिबल। किस हिसाब से नॉन रिस्पॉन्सिबल? ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल। नॉन रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल में अंतर होता है, समझना। तो यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिबल बोला है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है किसी एक्ट में किसी के खिलाफ, ये नॉन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके द्वारा किए गए एक्ट में। तो नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम। तो इस तरह का कहाँ बनता है? जहाँ पे प्रेसिडेंशियल टाइप का सिस्टम, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिस्टम चलता हो। तो वहाँ पे कहाँ पे है? USA में, ब्राज़ील में, रशिया में और श्रीलंका में। SUBR से शब्द से इसको आप याद रख सकते हो, श्रीलंका, USA, ब्राज़ील और रशिया। अब जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला जाता है? एज प्राइमस इंटर पेरेस भी बोला जाता है। प्राइमस इंटर पेरेस का मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स, कि बाकी सारे मिनिस्टर इक्वल्स हैं, लेकिन उसमें पहला नंबर यानी अव्वल दर्जे का कौन है? मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर सारे इक्वल हैं, लेकिन उसमें एक को थोड़ा सा हमने ऊपर का दर्जा दे दिया है, उसको क्या बोला? प्राइम मिनिस्टर। प्राइमस इंटर पेरेस, पेरेस मतलब इक्वल, इंटर मतलब अमंग, प्राइमस मतलब प्राइम, इक्वल्स में जो प्राइम हो, ठीक है, तो उसको बोला है। और कहाँ पे बोला है? बेसिकली कैबिनेट में हमने बोला है प्राइम मिनिस्टर को प्राइमस इंटर पेरेस। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। कैसे देखेंगे कि अकेला पार्लियामेंट्री सिस्टम समझाऊं तो आपको आधी चीजें ऐसा होगा कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम कंपेयर करके देखते हैं कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा है तो प्रेसिडेंशियल में या दूसरे टाइप का जो सिस्टम होता है एग्जीक्यूटिव सिस्टम में कैसा होता है। तो इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या है। ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होता है। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे है जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। कैसे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है? कि वो खुद कोई काम नहीं करता है, कौन करेगा? उसके नाम पे सारे काम कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करता है। तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? प्राइम मिनिस्टर। और कैबिनेट जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है। लेकिन
वहां पे ऊपर हमने देखे हैं तो सबसे टॉप पे कौन बैठा है, प्रेसिडेंट, उसको हमने नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बनाया। तो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव जहां मिलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव, यानी कि सिर्फ प्रेसिडेंट ऊपर आपको मिलेगा, यानी कि जो ऊपर एक सिंगल एग्जीक्यूटिव होगा वो मिलेगा। मतलब उससे बार बार किसी काम को करने के लिए कैबिनेट से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखें तो मेजॉरिटी पार्टी रूल मिलेगा आपको, कि जो मेजॉरिटी पार्टी होगी उसी का रूल मिलेगा। यही चलता है, अगर किसी को सरकार बनानी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर अ फिक्स टर्म, यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट का ऐसा नहीं मेजॉरिटी पार्टी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही अलग होता है। वो एक बार इलेक्ट हो गया तो उसकी पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं है कि वो दोबारा उसको इलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम प्राइम मिनिस्टर को, हम किसे चुनते हैं, एमपीज को चुनते हैं, फिर वो एमपी मिलके अपने में से एक प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। समझ में आया कि कैसे मेजॉरिटी पार्टी रूल है, कि जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वो अपने में से एक लीडर चुनेगी और उसको प्राइम मिनिस्टर बना देगी। तो यहाँ पे क्या बना, मेजॉरिटी पार्टी रूल। और यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, यहाँ दोनों अलग अलग हैं कि लेजिस्लेटर अलग हैं और प्रेसिडेंट अलग है, दोनों का आपस में ऐसा कोई लिंक नहीं है, इसका अलग वो चलेगा और इसकी अलग चलेगी। इसीलिए यहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी रूल है और यहाँ पे हम कहेंगे दोनों अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, कि इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, इन दोनों का आपस में कोई ऐसा मिक्सिंग नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है, फ्यूजन ऑफ पावर। किसमें, यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में अलग अलग पावर है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव भी एक है और एग्जीक्यूटिव भी एक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई एमपी है, तो एमपी क्या है, एमपी एक लेजिस्लेटिव है, क्योंकि उसको कहाँ बैठा हुआ है, लेजिस्लेचर में बैठा हुआ है। लेकिन यही एमपी जब पीएम का काम कर रहा है तो वो क्या है, एग्जीक्यूटिव। यानी हमने एक ही एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव की भी पावर दे रखी है, या कहें कि एक लेजिस्लेचर को हमने एग्जीक्यूटिव की पावर दे रखी है। कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, बेसिकली तो वो लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेटिव का काम करना चाहिए, उन्हें कानून बनाने का काम करना चाहिए। लेकिन उनको हमने क्या किया हुआ है, हमने उनको पोर्टफोलियो भी दिया हुआ है, तो वो क्या एग्जीक्यूटिव भी हो गए। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी पार्टी रूल है। अब आगे देखें तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव नहीं, यहाँ पे क्या है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये एग्जीक्यूटिव है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एग्जीक्यूटिव है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेटर के। तो इसको हम सिंपल भाषा में या दूसरी भाषा में बोलूं तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसीलिए नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला था। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अपने किए गए किसी भी काम के लिए लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये अलग से चुन के आता है, इसको ये नहीं चुनता। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल रहती हैं पूरे लोकसभा के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, कि इस फॉर्मूले को मैं बार बार यूज करूंगा, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। ये हमारा इसका फॉर्मूला है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, ठीक है। डबल मेंबरशिप है, डबल मेंबरशिप है, डबल मेंबरशिप मतलब कि जो लेजिस्लेटर है वो एग्जीक्यूटिव भी है, डबल मेंबरशिप है। एक पीएम है, वो मेंबर भी है वहां का। यहाँ पे क्या है, यहाँ सिंगल मेंबरशिप चलती है कि प्रेसिडेंट लेजिस्लेटर का पार्ट नहीं होता, ये अलग रहेगा, यहाँ सिंगल मेंबरशिप चलती है। यहाँ डबल मेंबरशिप चलती है कि पीएम एग्जीक्यूटिव होते हुए भी लेजिस्लेटिव का पार्ट है, ठीक है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल है। यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट है, यहाँ प्रेसिडेंट की चलती है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर की चलती है। यहाँ पे क्या है, जो लोअर हाउस होता है, यानी जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, उसका डिसोल्यूशन होता है, हाँ, हर 5 साल में इलेक्शन के बाद, या फिर वैसे भी उसका डिसोल्यूशन किया जा सकता है। तो लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा कभी नहीं होती, तो लोअर हाउस का डिसोल्यूशन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो लोअर हाउस का डिसोल्यूशन नहीं होता, नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। तो ये इन दोनों में बहुत बेसिक से डिफरेंस है, और ये डिफरेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, और इसमें अक्सर लोग गलती करके आते हैं।
तो इसीलिए बड़े ध्यान से समझो, हम अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं तो अपने इंडियन सिस्टम को इमेजिन करो और उसी के हिसाब से देखो सारी चीजें। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं तो यूएसए को देखो और उस हिसाब से सारी चीजें इमेजिन करो, तो आपको चीजें क्लियर होती दिखाई देंगी। यहाँ पे जब मैंने दोनों के बीच में कंपैरिजन बताया, अब मैंने बोला कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से हम कह सकते हैं कि वो लिया हुआ है। अब ब्रिटिशर्स और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी थोड़ा डिफरेंस है, हमने सारा नहीं लिया, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? इन ब्रिटेन पीएम शुड बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस, ये मैंडेटरी है वहां पे, पीएम लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ वो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है और राज्यसभा का भी, तो ये डिफरेंट हो गया। पीएम हैज द सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, कि जब भी हम यहाँ क्या करते हैं, कोई भी बिल है उसके ऊपर किसका साइन होता है? लास्ट में सिर्फ प्रेसिडेंट का साइन होता है। तो यहाँ पे किसी भी मिनिस्टर की किसी भी बिल के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिसने साइन किया। किसने साइन किया? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को इम्यून किया हुआ है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जब भी वहाँ के किंग या क्वीन के पास कोई भी चीज़ साइन करने के लिए भेजी जाती है, उससे पहले उस बिल पे मिनिस्टर का साइन होना जरूरी है, और उस बिल के प्रति जिम्मेदार रहता है वो मिनिस्टर, कि जिसने भी उस बिल को मूव किया होगा वो उस बिल के प्रति जिम्मेदार रहेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस बिल की। तो यहाँ पे हम कहेंगे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर साइन नहीं करता। यहाँ से बस पूरी लेजिस्लेचर पास करेगी और जाके किससे साइन करा लेगी? प्रेसिडेंट से साइन करा लेगी और वो अप्रूव हो गया बिल। लेकिन यहाँ पे पहले जो इंट्रोड्यूस करने वाला मिनिस्टर है वो उस पर साइन करेगा, तब जाके उसके बाद क्वीन से उसको अप्रूवल मिलता है। ब्रिटेन में सिस्टम है शैडो कैबिनेट का, इंडिया में नहीं है। ये क्या है शैडो कैबिनेट? शैडो कैबिनेट क्या होती है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे एक कैबिनेट काम करती है, प्राइम मिनिस्टर, उसके कुछ मिनिस्टर हैं, एक कैबिनेट बन गई, उसी तरीके से ब्रिटेन में क्या होगा? जो अपोजिशन यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो और उसके साथ कुछ मिनिस्टर मिलके, जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन, फाइनेंस मिनिस्टर है तो उसके खिलाफ किसी एक आदमी को बैठा देंगे। तो जिस तरह से कैबिनेट काम कर रही है उसी के कामों को अगर ये बोलते हैं कि हम करते तो हम इस तरीके से करते, या फिर कोई भी बिल है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कोई बिल लेके आया है तो उसको कौन रेक्टिफाई करेगा? तो उसको ये करेगा फाइनेंस मिनिस्टर, ये चेक करेगा ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरीके से वहां पे एक शैडो कैबिनेट का एक सिस्टम बना हुआ है कि अगर ये कैबिनेट है तो उसी की एक शैडो कैबिनेट है कि अगर ये जो काम कर रही है उसी की कैबिनेट को यहाँ पे चेक किया जाता रहेगा, उसी को बैलेंस किया जाता रहेगा। और बाई चांस किसी दिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है, इसकी अगर मेजोरिटी खत्म होती है, तो ये जो शैडो कैबिनेट है ये एक्चुअल कैबिनेट का काम कर सके, यानी कि अब ये सरकार के ये सरकार बना सके और यहाँ पे कैबिनेट हमारी तैयार है, उसको हम बोलते हैं शैडो कैबिनेट सिस्टम, जो हमारा ब्रिटेन में चलता है, इंडिया में नहीं चलता है। और ये हमने दोनों चीज़ें कवर करने की कोशिश की, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उसके बाद आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जानना जरूरी था, वो हमने कवर किया। कुछ क्वेश्चंस हमारे आज के देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये वैसे भी बहुत आसान है, सभी ने दे दिया होगा आंसर इसका, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड की थी, किसके? उस पे इंदिरा गांधी ने इसको बैठाया था, ठीक है। उसके बाद विच अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटी इंसर्ट की गई थी? तो वीडियो पॉज करके आंसर देने का कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से तो सभी ने सही दे दिया होगा इसका। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1976 में, और तब ये इसका हमारा फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड की थी। इसके अलावा जो 11वीं थी वो कब ऐड की गई थी? इसके अलावा जो 11वीं थी वो कब ऐड की गई थी? टोटल 10 हुई ना, यहाँ पे कितनी हुई? 10 फंडामेंटल ड्यूटी हमने ऐड की, प्लस एक और आई, वो कब आई है? अगर आपको याद हो तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, यही है ना। अब उसके बाद आगे देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन डू नॉट इंक्लूड ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो वीडियो पॉज कीजिए, इनके पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए।
मेरे हिसाब से सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया होगा कि ये भी ड्यूटी है, ये भी ड्यूटी है, ये भी ड्यूटी है, लेकिन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अगर किसी को याद हो आर्टिकल 17, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये ड्यूटी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। इंडिया में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप के गवर्नेंस सिस्टम को बनाने की बात की गई है। तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। सभी ने आंसर इसका बिल्कुल सही दिया होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे पढ़ा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम यहाँ बात करते हैं। इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता है। देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, आंसर दीजिए कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, किसकी वजह से है। तो इसको आप बहुत सोच समझ के आंसर देना, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को घुमाया गया है। ठीक है, और इसी में बेसिकली अगर हम देखें तो यूपीएससी इसी तरीके से थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे पाओगे। तो इसका वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से तो बता दिया होगा अभी तक सभी ने। मैं शुरू दिन से आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ मैं बार बार यूज़ करूँगा, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का रूल होता है। एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा। और यही हमारा, हम कहेंगे हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फीचर कह सकते हैं इसे। तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। और कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जैसे मैं कुछ फॉर्मूलेज बताता हूँ वो आपको याद रखने हैं। जैसे दो ही बताए हुए हैं अभी तक। मिनर्वा मिल्स बताया मैंने, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। दूसरा मैंने बताया एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आशा करता हूँ कि ये चीज़ें, टॉपिक आपके जितने मैं पढ़ाता जा रहा हूँ बहुत क्लियर होते जा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। और इसी के साथ आज के लेक्चर को भी हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।